हेलो दोस्तों, मैं प्रभात दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम यहाँ देखेंगे जो 28 नवंबर को जो यूपीटीईटी का पेपर हुआ था, जो किसी कारणवश निरस्त हो गया था, उससे संबंधित जो मनोविज्ञान के प्रश्न थे उसका समाधान आज हम करेंगे। तो और उसके साथ साथ उसका विश्लेषण भी करेंगे कि उनमें जो अन्य प्रश्न हुए वो कैसे बनेंगे और उनका उत्तर क्या होगा। तो आइए समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आपके सामने एक पहला प्रश्न है, लिखा है इसमें, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो अभिप्रेरणा स्तर है। यह शिक्षण का स्तर नहीं माना जाता। यह एक मोटिवेट और प्रेरित करने की क्रिया है, या फिर आप कहें कि मोटिवेशन का वर्क करता है। और यहाँ पर अवबोधन स्तर ये शिक्षण का स्तर है, स्मृति है, प्रत्यावर्त है, और यह क्रियाएं इसी से थोड़ी सी डिफर। आप ये कह सकते हैं कि एक मोटिवेशन का वर्क जो कि किसी को इंकरेज करना, किसी को माइंड के रूप से या फिर सेटअप के हिसाब से उसको पढ़ने की या पढ़ाने की क्रिया को बहुत अच्छा बेहतर करने के लिए जो वर्क होता है, जो शब्दावली यूज की जाती है, वो मोटिवेशन के रूप में कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। आइए सेकंड आंसर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर, थॉर्नडाइक, एरिक्सन, हरलॉग। मनोसामाजिक और कौन सा? जब बात करते हैं विकास के मनोसामाजिक का, साइकोसोशल, तो यहां पर एक शब्द और आता है मनोलैंगिक। मनोसामाजिक सिद्धांत और मनोलैंगिक सिद्धांत। तो मनोलैंगिक सिद्धांत फ्रायड द्वारा दिया गया है और मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन द्वारा दिया गया है। यहां पर इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन। लेकिन जब इसकी बात करें कि मनोलैंगिक फ्रायड द्वारा दिया गया है। फ्रायड के एरिक्सन शिष्य थे जिन्होंने फ्रायड के सिद्धांत मनोलैंगिक से बहुत ज़्यादा प्रभावित या बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। इनके एक तरह से विरोध दिखाते हुए, अपने भाव को प्रदर्शित करते हुए, जो कि इनके सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हुए, तो अपना इन्होंने अलग सिद्धांत दिया, मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक, साइकोसोशल। इस सिद्धांत का एक तरह से कहें कि यह अपना प्रतिरोध भी दिखाना था इनको, और इनको अपने सिद्धांतों को साइको यानी सामाजिक रूप से प्रेजेंट भी करना था। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। एक शब्द लिखा है यहाँ पे, मुख्य नियम नहीं है। तो बात कर लें मुख्य नियम क्या है। इनके मुख्य 3 नियम हैं। मुख्य 3 नियम हैं जो कि इसमें दिख रहे हैं। एक लिखा है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। जो यह तीनों शब्द लिखे हुए हैं यह इसके मुख्य नियम है। और जो बच रहा है अभिवृत्ति का नियम, यह इसके मुख्य नियम नहीं है। तो इसके अनुसार मुख्य नियम कौन सा नहीं है, तो चौथा विकल्प होगा अभिवृत्ति का नियम। यह मुख्य नियम नहीं है। और यह मुख्य नियम नहीं है तो क्या है? यह भी थॉर्नडाइक से संबंधित है, लेकिन यह इसके गौण नियम से संबंधित है। यह इसका गौण नियम है, मुख्य नियम नहीं। यह ऊपर के तीनों इसके मुख्य नियम है थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया था वह सिद्धांत क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको SR थ्योरी कहा जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया था, जिसे SR थ्योरी दिए थे। ठीक, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है सूझ द्वारा, अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, अभ्यास द्वारा। 4 विकल्प है। कोहलर और कोफ्का, पहले तो बात करें कि कोहलर और कोफ्का है क्या। कोहलर और कोफ्का एक मनोवैज्ञानिक है, ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है।
कैसे मनोवैज्ञानिक है? गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। कोहलर और कोफका ने जो सिद्धांत दिया था वो सूझ पे आधारित था। सूझ का सिद्धांत कहा गया, जिसको कहते हैं सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और इनका मानना था कि अगर कोई ज्ञान दिया जाए तो उसको पूर्ण और कंप्लीट ज्ञान दिया जाए, शुरू से अंत तक विस्तृत और बृहद ज्ञान दिया जाए। और वो आधार क्या होना चाहिए, उसमें मुख्य तत्व क्या रखा गया है, जिसमें कि सोच, समझ और बुद्धि, या आप कहें कि चिंतन, इस पे इनका मुख्य फोकस था। जो गेस्टाल्टवादियों का थीम है कि अगर किसी ज्ञान को देना तो समग्र दे, कंप्लीट दे, जिससे निकल के आता है कि इनका जो सिद्धांत हुआ तो क्या हुआ, सूझ का सिद्धांत हुआ। अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, अभ्यास द्वारा, ये अलग अलग चीजें रखी गई हैं। ये आप समझते हैं कि प्रयास के साथ थॉर्नडाइक का है, अभ्यास का है, अलग अलग लोग हैं। इनका आंसर क्या हो जाएगा, सूझ द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक थे। विकल्प है पियाजे, नोवाक, वाइगोत्स्की और ग्लासफेल्ड। यहाँ पर वाइगोत्स्क लिखा है, ये वाइगोत्स्की होंगे, थोड़ा सा प्रिंट में है, ये वाइगोत्स्की होंगे। सामाजिक निर्माणवाद के जनक, निर्माणवाद का मतलब आप समझ सकते हैं कि रचनावाद से, क्रिएटिविटी से, और सामाजिक निर्माणवाद का संबंध अगर इसको दूसरे भाषा में कहें कि सामाजिक विकास और सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत किसने किया था। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वाइगोत्स्की आंसर हो जाएगा। अब जैसे ही आपके नाम सामने नाम आया सामाजिक संस्कृति, सामाजिक विकास के सिद्धांत, तो क्लियर हो गया कि हाँ ये वाइगोत्स्की दिया। निर्माणवाद का जो संबंध है कि ये कहे कि थोड़ा सा समाज की जो रचनाएं हैं, सामाजिक द्वारा जो सीखना, समाज द्वारा जो परिपक्वता आती है, सीखना आता है, विचार आते हैं, भाव शब्द आते हैं, उसका संबंध लिखा गया, जिसको कहेगा निर्माणवाद। तो संबंध किससे है, वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया सिद्धांत है, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके सामने अगला प्रश्न है 6वां, निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है। निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है। जब भी नहीं शब्द लिखे तो जो विकल्प दिए होंगे उसमें 3 विकल्प ऐसे होंगे कि विशेषता होगी और एक होगा कि नहीं होगा। तो विकास की विशेषता क्या होगी, दिशात्मक होना, संचयी होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। तो दिशात्मक होना यानी दिशा में होना, ये विकास की विशेषता होती है। विकास एक दिशा में होता है, एक क्रम से होता है, एक उसकी बढ़ती हुई दिशा होती है। संचयी का मतलब आप कहते हैं कि क्यूमुलेटिव का एक बार विकास होता है, एक बार विकास की गति होती है, फिर उसमें स्थिरता आती है। स्थिरता आने का मतलब इसमें जो परिपक्वता देखी जाती है, मैच्योरिटी देखी जाती है। जैसे आप समझ सकते हैं कि बच्चे का एक बार लंबाई बढ़ेगा, फिर उसके मसल्स और उसके वजन में बढ़ोतरी होगी, भार में बढ़ोतरी होगी, यानी कि उसमें एक स्थायी आएगा। और वो स्थायी विकास रुकता नहीं है, विकास तो होता है, लेकिन उस विकास में एक शब्द आता है वृद्धि, और उसी को अभिवृद्धि कहते हैं। तो उसमें उसके वजन, उसके मसल्स, उसके अन्य क्रियाएं, बौद्धिक क्रियाएं वो विकसित होती हैं। तो वो चीज़ें होती, उसी को कहते हैं कि एक बार विकास बढ़ता है, फिर उसके बाद से उसमें परिपक्वता होती है, जिसको हम संचय रूप में समझ सकते हैं। विकास विशिष्ट होता है, अलग अलग क्रियाओं का, अलग अलग पक्षों का विकास होता है, जिसको हम कहते हैं कि विकास एक विशिष्ट क्रिया होती है। लेकिन अनियंत्रित और स्वतंत्र नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि विकास की एक गति, एक नियंत्रण है, एक विकास होता है। अनियंत्रण का मतलब आप आसान भाषा में समझें, क्या अगर बच्चे का हाथ बढ़ रहा है तो केवल हाथ ही बढ़ता है? क्या पैर बढ़ता है तो केवल पैर ही बढ़ता है? क्या बुद्धि का विकास होता है तो केवल बुद्धि का ही विकास होता है? ऐसा नहीं होता। सारी क्रियाएं आपस में अंतःकरण द्वारा जुड़ी होती हैं, एक दूसरे से संबंधित होती हैं, इसलिए अनियंत्रित और स्वतंत्र नहीं होता। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, तो चौथा विकल्प यह नहीं हो जाएगा, आंसर इसका चौथा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है। यहां पुस्तक पूछा हुआ है, नाम लिखा है गाल्टन, हरलॉक, वुडवर्थ, रॉस। यहां गाल्टन होना चाहिए। अब इसमें से हेरिडिटरी जीनियस किसने लिखा था, तो हेरिडिटरी जीनियस जो पुस्तक लिखी गई है गाल्टन द्वारा लिखी गई है। और गाल्टन द्वारा जो पुस्तक लिखी, इसमें जो चीज़ें जिक्र की गई, जो बताई गई, वो क्या था, गाल्टन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे, प्रथम मनोवैज्ञानिक, जो व्यक्तिक भिन्नता को बताते हैं
और वह सर्वप्रथम बुद्धि पर उन्होंने अपना प्रयोग दिया था, सिद्धांत दिया था, बुद्धि को बताया था। उसी में वह वैयक्तिक विभिन्नता को बताते हैं, जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि वंशक्रम वंश गुण के आधार पर अलग अलग लोगों में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, जिसको व्यक्ति विभिन्नता कहते हैं। उसी पर हेरिडिटरी जीनियस यानी कि अलग अलग हेरिडिटी के हिसाब से उसके आनुवांशिक गुणों के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या? संज्ञानात्मक कॉग्निट और कॉग्निट का संप्राप्ति का न्यूनतम, इसका स्तर एक तो न्यूनतम स्तर, एक अन्य स्तर यानी कि सबसे अधिकतम स्तर यह है। तो यहाँ पर विकल्प लिखा है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। यहाँ पर दोस्तों सबसे एक तरह से कहें कि जो सेट करने वाले ने पेपर जिन्होंने सेट किया था वो, या पूछने का तरीका जो भी कहें, जो क्रम है वो क्रम सही है, सीक्वेंस में है, इसी क्रम में है। इसमें कुछ चीज़ें और होंगी। संज्ञानात्मक संप्राप्ति में जो स्तर रखा गया, पहला क्या होगा? पहला स्तर ज्ञान स्तर है, दूसरा बोध स्तर होगा, थर्ड अनुप्रयोग होगा। इसमें दो स्तर और हैं, एक विश्लेषण और एक संश्लेषण, और चौथा क्या है? मूल्यांकन स्तर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसके हिसाब से पहला वाला ही है, ये अपनी जगह पे सही लिखा हुआ है, ये क्रम है इसके। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण। तो आप जानते हैं जो इसका क्रम होता है, प्लानिंग से शुरू होती है, योजना से शुरू होती है, शिक्षण से शुरू होती है, चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। और हर कक्षा में जब टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने के बाद एक फीडबैक लिया जाता है, बच्चों से पूछा जाता है कि मैंने जो पढ़ाया तुम कितना सीखे, तुम्हें कितनी जानकारी हुई। वह उसके बदले जो वो उत्तर देता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिपुष्टि कहते हैं, फीडबैक। एक बार पढ़ाने के बाद फीडबैक लिया जाता है, फिर उसकी दोबारा क्रिया कंटिन्यू चलती है पढ़ाने की, फिर उसके बाद दोबारा उससे फीडबैक लिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पुनः प्रतिपुष्टि। तो इस तरह से अंतिम सोपान क्या होगा? पुनः प्रतिपुष्टि। इसका आंसर होगा थर्ड, पुनः प्रतिपुष्टि। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है श्रेणीकरण, विचार प्रवाह, अंकगणितीय तर्क, एक समाधान। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन का आवश्यक तत्व, यानी अपसारी चिंतन क्या बताए? यह अपसारी चिंतन किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है। ठीक है, सृजनात्मक है। अपसारी चिंतन जो है क्रिएटिविटी, सृजनात्मक दर्शाता, और गिलफोर्ड द्वारा जो ये इसमें आवश्यक तत्व मानते हैं, सृजनात्मकता का जो गुण होता है उसमें कुछ तत्व होते हैं, कुछ गुण होते हैं जो कि सृजनात्मक में मौलिकता होती है, धारा प्रवाह होता है, लचीलापन होता है, सार्वभौमिकता होती है। इस तरह से इसमें कौन सा विकल्प मिल रहा है? विचार प्रवाह, जो कि सृजनात्मकता का गुण है, और अपसारी का भी वही गुण है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरा, विचार प्रवाह। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मस्तिष्क उद्दीलन विधि पर जॉन डेवी, ऑसबर्न, हरलॉक, ऑसुबेल। मस्तिष्क उद्दीलन विधि कहें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड है, यानी कि किसी भी मस्तिष्क में जब अचानक से कोई स्टॉर्म को थंडर गया है कि कोई ऐसा झटका, कोई ऐसी चीज़ें जो अचानक से उद्दीलित कर दें, झटका दे दें, इसका संबंध किससे है? उसी से लिया गया है मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक होना। तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड, ऑसबर्न। ये इसके उद्दीलन विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। इनके कहने का मतलब था कि ऐसा कोई तत्व, ऐसी चीज़ें जो मस्तिष्क में कुछ अचानक से कर दे, इसका संबंध सृजनात्मकता से भी है, सृजनात्मक विधि से भी है, कि जिसमें कुछ नई, कुछ इन्वेशन, कुछ अलग से खोज करने की, सोच करने की, विचार करने की क्षमता अचानक से उत्पन्न हो जाए, जिसको कहते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड कहा जाता है, मस्तिष्क उद्दीलन विधि। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बारहवां प्रश्न,
प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण कौन संबंधित है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसको क्या कहते हैं आप, TAT परीक्षण, इससे परिचित है। TAT परीक्षण, थर्मल अपरसेप्शन टेस्ट। CD मॉर्गन, HA मुरे, 1 और 2, 1 और 2 दोनों, JL मोरेन। यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 1 और 2 दोनों, मुरे एंड मोर्गे दोनों लोगों ने प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT परीक्षण दिया हुआ है, ठीक। इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। इस तरह से अगर ये जो व्यक्तित्व परीक्षण है इस पे अगर बात करें तो कुछ नाम और भी आते हैं। एक तो है TAT परीक्षण, ये सामान्य के लिए, वयस्क के लिए होता है। एक और परीक्षण होता है CAT परीक्षण, ये किसके लिए है? चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, बालक अंतर्बोध परीक्षण होता है, बालक ने दिया हुआ है। इसके अलावा एक और परीक्षण है SAT परीक्षण, सीनियर अपरसेप्शन टेस्ट, ये भी बालक ने दिया हुआ है। इसके अलावा एक व्यक्तित्व परीक्षण होता है रोसामसी इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसको कहते हैं IBT इंक ब्लॉट टेस्ट, हरमन रोसा द्वारा दिया गया है। यह व्यक्तित्व के परीक्षण है। फिलहाल इसमें TT का संबंध पूछा था, TT का परीक्षण कौन है? तो TT इन दोनों लोगों ने मिलकर दिया है। क्या होगा? 1 और 2, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है, प्लानिंग, ये प्रथम अवस्था है। जब भी सृजनात्मक चिंतन होता है या आप कहें कि क्रिएटिविटी का वर्क ही होता है, तो उसमें सबसे पहले वर्क, स्टार्टिंग वर्क प्लानिंग की होती है, ऑर्गेनाइजिंग की होती है। तो यहाँ पर आयोजन यानी ऑर्गेनाइजिंग सबसे पहले होगा, उसके बाद अन्य क्रियाएं चलती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आयोजन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक को क्या कहते हैं? S, अनुक्रिया क्या कहते हैं? R, रिस्पॉन्स। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, गेस्टाल्ट, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो SR सिद्धांत आप सभी जानते हैं थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया है, जो अभी इसके पहले प्रश्नों में था कोहलर और कोफका द्वारा दिया गया है। उसके जो जनक हैं, गेस्टाल्टवाद के जनक कौन से हैं? वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन से हैं? वर्दीमर हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय संबंधी कारक, सामाजिक कारक, ये नाम लिखे हुए हैं। अब एक चीज इसमें ध्यान देंगे कि जब भी प्रश्न आए कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, लर्निंग को प्रभावित करते हैं, तो जब भी लर्निंग को, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की बात करता है तो 2 कारक महत्वपूर्ण है जो उसको प्रभावित करते हैं। पहला जैविक, दूसरा वातावरणीय, या इसको कह सकते हैं सामाजिक। ये 2 कारण इसको प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत कारक जैविक में हो जाएगा, वातावरणीय संबंधी और सामाजिक, यह दोनों एक जैसे ही, यानी यह तीनों शब्द जो लिखा है, व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी, तीनों ही प्रभावित करते हैं। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये 2 कारण मुख्य हैं, हमेशा ये ध्यान रखेंगे। जिसमें भी आए कि कौन से प्रभावित करते हैं, तो 2 तत्व हैं। जैविक में जो उसके अनुवांशिक गुण हैं, जन्मजात गुण है, जन्मजात शक्तियां हैं, वो सब आ जाएंगी। वातावरणीय जो उसके बाहरी तत्व, बाहरी प्रभाव जो उसको डालना है प्रभावित करने के लिए, वो सब आ जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजे, ब्रूनर, गार्डनर, वैगोट्स्की। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? हावर्ड गार्डनर ने। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। पियाजे का संबंध किससे? संज्ञानात्मक विकास से। ब्रूनर का संबंध किससे है? संज्ञानात्मक विकास। यह दोनों किससे होंगे? संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव थ्योरी इन दोनों लोगों ने दी है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है। वाइगोट्स्की कौन सा सिद्धांत देते हैं?
सामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, स्पीयरमैन ने दिया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। 4 विकल्प लिखे हैं। आप सभी जानते हैं कि स्पीयरमैन का मनोविज्ञान में एक जगह सबसे महत्वपूर्ण रोल है बुद्धि से संबंधित, और इन्होंने जो सिद्धांत अपना दिया है मनोविज्ञान में बुद्धि को लेकर, वहां पे क्या आता है, द्विकारक सिद्धांत और त्रितत्व सिद्धांत इन्होंने दिया हुआ है। तो यहां पर विकल्प दिया है द्विकारक सिद्धांत, तो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया क्या होगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत हो जाएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, समूह कारक, बहुकारक और प्रतिक्रिया, ये नहीं है। समूह कारक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। प्रोजेक्ट विधि किसकी है? किलपैट्री, रूसो, मॉन्टेसरी, फ्रॉबेल। तो आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट विधि जो दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, किलपैट्री द्वारा दिया। किलपैट्री प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं, इन्होंने बताया था। अन्य जो है वो अलग अलग हैं। फ्रॉबेल की अगर बात करते हैं, मॉन्टेसरी की बात करते हैं, तो इन लोगों ने अपना अलग अलग विधि दिया था संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और लक्ष्य कथन। पाठ्य योजना में छात्र जो है वह पूर्व अधिगम से संबंधित। पूर्व अधिगम क्या होता है, पहले इसकी चर्चा कर लें फिर इसको समझ। पूर्व अधिगम का मतलब कि जो पाठ्य शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसके पहले का जो ज्ञान बच्चों में है वह चेक करने को क्या कहते हैं, कि आप किसी भी कक्षा में जाएंगे तो बच्चा जो उस विषय से संबंधित, उस पाठ से संबंधित पहले क्या पढ़ा हुआ, पहले क्या जानता है, उसको जानने के लिए आप कुछ प्रश्न पूछेंगे। उस प्रश्न को प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं, यानी कि उसके पिछले ज्ञान को जानना हो तो उसको प्रश्न के माध्यम से पूछना होगा, समझना होगा कि वो कितना जानता है। तो यहाँ लिखा उद्देश्य कथन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान अधिगम से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न। इसके माध्यम से हम ये समझते हैं कि बच्चा उससे संबंधित पूर्व में कितना सीखा, कितना जानता है, जिससे आगे के अधिगम को पढ़ाने में आसानी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गलत वाक्य को चुने। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो आप जानते हैं कि गलत वाक्य को चुनना है और पहला जो लिखा है वह सही है। छात्र जो है सबसे अच्छा स्वाभाविक नेचुरल वातावरण में सीखता है, जिसमें वो स्वतंत्र रूप से अन्य चीज़ों को पूछ सके, समझ सके, उसका स्वाभाविक जो क्रिया चलती हो उसमें सबसे अच्छा प्रभाव होता है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं। खुद से करके सीखना ये अच्छा माना जाता है, उसमें गलतियां होंगी फिर सीखेगा, फिर गलतियां होंगी फिर सीखेगा, यानी कि स्वयं करके सीखना अच्छा होता है। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखता है, ये तो बड़ा ही फेमस है, खेल खेल में सीखना फ्रॉबेल ने दिया है। और कहते हैं कि छात्र जो है कि सीखने की क्रिया में खेल के माध्यम से जितना अच्छा प्रभावी उसको सिखाया जा सकता है, शायद अन्य में उतना अच्छे नहीं सिखाया जा सकता है, छोटे बच्चों के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो, जिसमें कि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों विकल्प सही है। चौथा विकल्प लिखा है छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखता। अब यहाँ सब लिखा है नियंत्रित वातावरण। जब उस वातावरण को कंट्रोल कर देंगे, नियंत्रित कर देंगे, एक सीमित कर देंगे, उसको बिल्कुल बच्चे को एक लिमिटेशन में बांध देंगे, डरा धमका के और एक सीमित कर देंगे, वहाँ पर उसकी सीखने की जो गति है, अधिगम जो है वो अवरोध होने लगेगा, रुकने लगेगा, प्रभावी नहीं होगा। जिसकी वजह से क्या होता है कि यह जो अधिगम की प्रक्रिया है यह बहुत अच्छी नहीं होगी, सुचारू नहीं होगी। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, कि इसमें गलत क्या है, सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, नहीं सीखते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया था? 86,
86वां संविधान संशोधन में शिक्षा पर बल दिया गया। ये 86वां संविधान संशोधन क्या है? 2002 में ये हुआ था, जो कि बालकों के शिक्षा से संबंधित है। और ये क्या है? 6 से 14 वर्ष से संबंधित बच्चों पे था। और इसका संबंध हम किससे जोड़ते हैं? RTE, राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून जो बनाया गया वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, 2002 में किया गया था। और इसका संबंध अगर हम करें तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, उम्र सीमा जी का बच्चों की बात करते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर ये लागू हुआ है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपयुक्त सही। तो शिक्षण के कार्य में कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? तो शिक्षण में मूल्यांकन भी होता है, शिक्षण में उपचारात्मक भी होता है, शिक्षण में निदानात्मक भी होता है। अर्थात आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, उपयुक्त सभी। अब इसमें क्या है? मूल्यांकन उपचारात्मक करेंगे, फिर इससे संबंधित निदानात्मक क्रिया करेंगे, इनके बाद फिर क्या करते हैं? हम मूल्यांकन की क्रिया करते हैं। इस तरह से आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब। तो शिक्षण सबसे कम कब प्रभावशाली होगा? लिखा है जब शिक्षण एक एकाधिकारी हो। शिक्षक जब एकाधिकारवादी हो, यानी कि अपने अनुसार खुद से जो भी कर रहा है, जो भी पढ़ा रहा है, बस उसी तक उसी के अनुसार है। आप कहें कि उसका मोनोपोली है कि हम जो है, जो करा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, सब कुछ वही है, मेरे अनुसार मेरे हिसाब से सीखो, तुम्हारा ना उसमें सोचना समझना है, यानी कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी सोचना वो निष्क्रिय हो जाए, तो ये प्रभावी नहीं होता। विद्यार्थी निष्क्रिय रहे। जब विद्यार्थी ही निष्क्रिय होगा, जिसको सीखना वही निष्क्रिय रहेगा, तो क्लास प्रभावी नहीं होगी, ये भी गलत। केवल लिखने पर बल दिया जाए। जब केवल और केवल लिखने पर ही जोर दिया जाएगा, उसको अन्य क्रियाओं से और रोक दिया जाएगा, ये भी प्रभावी नहीं होगा। इस तरह से यह तीनों प्रभावशाली कम होते हैं, यानी कि इसका प्रभाव कम देखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। वास्तव में जो ये सब लिखा है, भाषा रूपांतरण सिद्धांत होना चाहिए था व्याकरण रूपांतरण सिद्धांत। तो यहाँ पे भाषा रूपांतरण सिद्धांत लिखा है। अब आयोग ने प्रश्न ही ऐसा बनाया है, लेकिन वास्तव में होना चाहिए था व्याकरण रूपांतरण सिद्धांत, जिसको कहते हैं जनरेटिव ग्रामर। विकल्प लिखा है बर्नस्टीन, चॉम्स्की, फिल्मर, स्किनर। तो भाषा रूपांतरण, जिसको कहते हैं कि व्याकरण रूपांतरण सिद्धांत, जनरेटिव ग्रामर, यह चॉम्स्की द्वारा दिया गया है। जनरेटिव ग्रामर चॉम्स्की द्वारा दिया गया है। अब इसी से संबंधित ये बच्चों पे भाषा सीखने को अगर बताते हैं, तो इनके द्वारा एक शब्द दिया गया है, एक यंत्र दिया गया है, LAD, भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि भाषा बच्चा किस द्वारा सीखता, कैसे सीखता है, उस पर एक शब्दावली यूज की गई, LAD, इसके द्वारा सीखता है जिसको। और इसकी बात करें तो जनरेटिव ग्रामर। यहाँ पर चॉम्स्की का एक क्रम भी आता है भाषा से संबंधित। क्रम क्या आता है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या हुआ? सुबोपली। इस शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, सुबोपली ने सुबह की पहली पाली। सुबह की पहली पाली याद करने के लिए यह है कि सुबह की पाली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यह क्रम है इसका। आंसर क्या हो जाएगा? चॉम्स्की। आते हैं अगले प्रश्न पर। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है?
मोसोमॉर्फिक, एंटागोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। यहां देखिए 3 में मॉर्फिक मॉर्फिक लिखा हुआ है, 3 में मॉर्फिक मॉर्फिक लिखा है। अगर इसको हम केवल हल करने की बात करें तो एक में, इसमें और इसमें 3। 27वां प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विकल्प लिखा है सिगमंड फ्राइड, अल्पोर्ट, गिलफोर्ड, 1, 2 और 3 दोनों। जैसा कि आप देख रहे हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक, तो देखने से ये आप ये समझ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, क्या होंगे? सिगमंड फ्राइड। सत्ताईसवां प्रश्न है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? विकल्प है सिगमंड फ्राइड, अल्पोर्ट, गिलफोर्ड, 2 और 3 दोनों। आप सभी जानते हैं कि मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड द्वारा दिया गया है। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक हैं। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इड, ईगो और सुपर ईगो, इदम अहम परा अहम का सिद्धांत दिया, जिसे क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। सिगमंड फ्राइड ने चेतन, अर्धचेतन और चेतन का भी संबंध बताया इन्होंने। यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिगमंड फ्राइड। आते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ये सबसे खतरनाक शब्द लिख देते हैं कि कौन नहीं है। पढ़ते समय अक्सर गलती ये होती है कि कौन सा सिद्धांत है ये पढ़ लिया था। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी जो चीज़ है जो करनी चाहिए आपको, कि जहाँ भी आपको दिखे, अगर ऑनलाइन पेपर हो रहा हो तो आप वहाँ पे उसके हिसाब से देखें, लेकिन अगर पेपर ऑफलाइन है तो सबसे बेहतर ये होता है कि वहीं पर एक मार्क कर लें, अंडरलाइन कर, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये नहीं है। गलती की संभावना यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है, इन शब्दों को वहाँ पर जल्दी ध्यान है, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि व्यक्ति में नेगेटिव चीज़ें जो पढ़ने वाली है वो बहुत ज़्यादा तुरंत ही कैच नहीं होती, जो पॉजिटिव सेंस है वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये तुरंत आपको नहीं दिख पाएगा। फिलहाल आते हैं इसके विकल्पों पर। अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरण तकनीक। स्किनर द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, ये दिया गया है, ये है प्रोग्राम लर्निंग है। व्यक्तिगत निर्धारित यानी पर्सनल डिसाइडिंग जो किया गया था अनुदेशन, ये भी स्किन द्वारा दिया गया है। त्रुटि के माध्यम से सीखना, ये नहीं दिया गया है। व्यवहार द्वारा रूपांतरण, ये दिया गया है। व्यवहार द्वारा रूपांतरण तकनीक, ये भी दिया गया है। क्या नहीं दिया गया है? त्रुटियों के माध्यम से सीखना। तो जो नहीं दिया गया वही पूछ रहा, क्या नहीं दिया गया, कौन संबंधित? तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? त्रुटियों के माध्यम से सीख। ये किसका है? यह थॉर्नडाइक महोदय का है। थॉर्नडाइक ने दिया है त्रुटियों के प्रयासम त्रुटि का सिद्धांत है ये। अब थोड़ा सा इस पर भी डिस्कस कर लें। प्रोग्राम और व्यक्तित्व, यह व्यवहार रूपांतरण। व्यवहार रूपांतरण जो शब्द लिखा है, बिहेवियर ट्रांसफॉर्मिंग, इसको आप इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि जो आर्यस था वो इस समय इन्होंने, इनके कहने का ये मतलब था कि व्यवहार का रूपांतरण वो कैसे होता है। तो थॉर्नडाइक, एक और मनोवैज्ञानिक हुए पावलोव, इन लोगों ने
जो सिद्धांत बताया उसके यह विपरीत या अलग हटके देना चाहते थे कि व्यवहारों का रूपांतरण इनके द्वारा जो बताया गया था वह यस और आर की कंडीशन पे चल रहा था, स्टिमुलस और रिस्पांस पे चल रहा था, उद्दीपक और अनुक्रिया पे चल रहा था। इनके कहने का मतलब था कि क्या उद्दीपक के प्रेजेंट होने पर, उपस्थित होने पर ही अनुक्रिया हो सकती है? क्या ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता कि उद्दीपक ना हो और अनुक्रिया कर दी जाए? अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे होगा? तो उसी पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था जिसमें कि प्रोग्राम्ड और लर्निंग, ये आपने एक प्रयोग में चूहे पर प्रयोग किए थे और कबूतर पर प्रयोग किए थे। चूहे पर जो प्रयोग किए थे उसके प्रयोग के बॉक्स को स्किनर बॉक्स कहा गया था। उसी को, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट साधन लगे थे वो प्रोग्राम के आधार पर थे, जिसको कि प्रोग्राम्ड लर्निंग और इंस्ट्रूमेंटल भी कहा गया। नैमित्तिक, ये भी आता है कि नैमित्तिक किसके द्वारा दिया गया है? वो भी स्किनर द्वारा दिया गया है। एक एग्जाम में भी आ चुका है इसके पहले, नैमित्तिक सिद्धांत, तो स्किनर द्वारा दिया गया है। और व्यवहार, तो इन्होंने कहा कि उद्दीपक के न होने पर भी अनुक्रिया हो सकती है। वहां पे उस प्रयोग में उन्होंने देखा कि जो चूहा था उसके सामने कोई उद्दीपक नहीं था, लेकिन उस उद्दीपक को पाने के लिए, भूखा था और रोटी पाने के लिए वह क्रियाएं शुरू कर दिया। तो क्या शुरू किया? रिस्पॉन्स शुरू किया। उसके बाद उसको जो रोटी का टुकड़ा मिला उद्दीपक के रूप में प्राप्त होता है, यानी व्यवहार का रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो इनका ये भी सिद्धांत इनसे संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? त्रुटियों के माध्यम से सीखना। यह इस प्रश्न में नहीं है, स्किनर द्वारा नहीं दिया गया है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी है? जब बात करेंगे विभिन्न योग्यताओं से संबंधित, जहां योग्यताएं कई प्रकार की हैं, डिफरेंट है, कई प्रकार के लोग हैं, कुछ कम बुद्धि वाले, कुछ अधिक बुद्धि वाले, कुछ सामान्य बुद्धि वाले, और उनकी रुचियां भी अलग अलग हैं, वो भी डिफरेंट है। इनके लिए मूल्यांकन क्या सबसे अच्छा कौन सा होना चाहिए? तो जब पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड और लोग और बच्चे अलग अलग प्रकृति के हैं, आंतरिक मूल्यांकन वो सही नहीं होता, बाध्य मूल्यांकन सही नहीं होता, प्रायोगिक मूल्यांकन सही नहीं होता। इस कंडीशन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ही किया जाता है, यही करना उचित होता है। कौन सा? सतत और व्यापक मूल्यांकन यही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्यों होगा? यह चीजें जब यह वैरायटी ना होती है, सारे मूल्यांकन होते सब सही है, होते हैं, लेकिन जब इस तरह की कंडीशन, योग्यताएं भी भिन्न हो, रुचियां भिन्न हो, तो उसके लिए कंटिन्यू लगातार मूल्यांकन करना होगा, सतत और विस्तृत स्तर पर, बृहद स्तर पर मूल्यांकन करना होगा। तब इन डिफरेंट अलग अलग पृष्ठभूमि से संबंधित जो मूल्यांकन है वो सही माना जाएगा, जिसमें एक तरह से हम समावेशी को भी समाहित कर लेते हैं, वो भी इसी के तहत देखने को मिलता है। आते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुदेशनात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? तो जो ब्लूम का सिद्धांत दिया गया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया गया था, तो ब्लूम ने कितना दिया था? 6 प्रकार इसमें बताए थे। ब्लूम ने कितने बताए थे? 6 प्रकार के सिद्धांत दिए थे। ब्लूम द्वारा 6 प्रकार बताया गया, और 6 प्रकारों में चरित्र निर्माण नहीं कहा गया। चरित्र निर्माण नहीं, यह भावात्मक पक्ष होता है, संज्ञानात्मक पक्ष नहीं होता। ज्ञान, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये सब चीजें जो रखी गई हैं, यह ब्लूम के द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक पक्ष का होता है। लेकिन चरित्र निर्माण जो है यह इसका नहीं होता है, ये किसका होता है? भावात्मक पक्ष होता है। कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर का निर्माण यह संज्ञान से संबंधित नहीं रखा गया है। ठीक है, टैट के जो मनोविज्ञान के 30 प्रश्न हुए थे वो आपके सामने हल कराए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आगे इसी तरह के प्रश्न जो आपके टीटी के संबंध में महत्वपूर्ण है, जो जिसकी आने की संभावना है, लगातार मैं लेकर आता रहूँगा और जल्द मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।